Hello everyone, this is the second video of the same chapter, A Truly Beautiful Mind. In the first video, we have already read the first 8 passages of it, and now we will start again then from the passage of 9. So let's do it. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में एक बहुत ही जो मशहूर कागज़ ये कह लीजिए या पेपर छपे आइंस्टाइन के, वो उनकी कौन सी थ्योरी को लेकर छपे थे? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू विच, इस थ्योरी के मुताबिक क्या था? टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स फिक्स्ड। कि इस थ्योरी के मुताबिक आइंस्टाइन ने ये साबित किया था कि वक्त और समय दोनों कभी भी फिक्स नहीं होते। इंडीड टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. Indeed, वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स कि अगर दो घड़ियां ली जाएं जो बिल्कुल सही एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही ढंग से एक जैसा समय देती हों, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। तो थोड़े समय बाद आप देखोगे कि वो दोनों घड़ियां एक जैसा वक्त नहीं देंगी। कारण क्या है? इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, जब वो दोबारा घूमकर, यानी 1 घंटे की सुई जब दोबारा घूमकर अपने दोबारा उसी वक्त पर आएगी या 12 से 1 बजे आएगी एंड देन 1 से 2, तो इस तरह जब वो अपने वापस उसी टाइम पर आएगी आफ्टर ए जर्नी, एक जर्नी के बाद, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, तो आप देखोगे कि उनमें से एक घड़ी कंपैरेटिवली दूसरी घड़ी के कंपैरिजन में थोड़ी फास्ट चल रही है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, और इसी के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का सबसे मशहूर फार्मूला जो था वो दिया, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो ये बताता है कि मास एंड एनर्जी के बीच में क्या संबंध है। और वो फार्मूला क्या था? E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E का मतलब है एनर्जी, m फॉर मास, और m का मतलब है मास, एंड c फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, कि वैक्यूम में जो प्रकाश की गति होती है वो क्या है। इसमें उन्होंने एक बहुत ही इस बात को रिलेटिव करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत से जोक के साथ उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया है। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप एक बहुत ही अच्छी बहुत खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बैठे होते हो, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ऐसे लगता है 2 मिनट ही हुए हैं। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और अगर मान लो आपको 2 मिनट के लिए गर्म तवे के ऊपर बैठा दिया जाए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो आपको ऐसे लगेगा 2 घंटे हो गए हैं। दैट्स द रिलेटिविटी, यही रिलेटिविटी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। तो कहने का मतलब है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक ये था कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, आपको वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा इजी लगेगी, और यही उन्होंने रिलेटिविटी शो करने की कोशिश की है। वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, और जब आइंस्टाइन फिजिक्स की अपनी सबसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, तो उनकी जो व्यक्तिगत जीवन था वो अनरेवलिंग का मतलब है स्टार्टिंग टू फेल, बिखर जाना, तो उनका वो व्यक्तिगत जीवन बिखर रहा था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। जो एल्बर्ट थे वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के ठीक बाद मिलेवा, जो कि उनकी फ्रेंड थी, उनसे शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो मम्मी थी वो इस बात से अगेंस्ट थी, यानी उनका विरोध कर रही थी। शी थॉट मिलेवा, उनकी मम्मी का मानना था या सोचना था, मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, क्योंकि मिलेवा जो है वो उनके बेटे यानी एल्बर्ट से 3 साल बड़ी है, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और 3 साल बड़े होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बड़े हो जाना। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस,
इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर को क्या था कि मिलेवा की जो इंटेलिजेंसी थी उससे भी प्रॉब्लम थी। शी इज़ ए बुक लाइक यू, और वो ये कहती थी कि वो तुम्हारी तरह क्या है, एक किताब जैसी होगी, यानी कि तुम भी किताब और वो भी किताब, तो घर में एक तरह से वो रौनक नहीं रहेगी जब दो बुक वॉर्म्स होंगे। तो हिज मदर सैड, उनकी मम्मी ने ये बात कही। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, वेडिंग ऑफ मतलब शादी टाल देना, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी शादी टाल दी। द पेयर मतलब यहाँ पे मिलेवा और अल्बर्ट आइंस्टाइन। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। आखिर फिर बाद में जनवरी 1903 में दोनों ने शादी कर ली। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही सालों बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड। जो उनकी शादी थी वो क्या हो गई, वीकेंड। फॉल्टर्ड मीन्स वीकेंड, कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। क्योंकि क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद जो मिलेवा थी वो अपनी बुद्धिमत्ता पूर्वक जो उसका लक्ष्य था वो ख़त्म होने लगा था उसकी ज़िंदगी से। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और वो एक दुखी गृहिणी बनकर रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, कंस्टेंट मीन्स कॉन्टिन्यूस, कई सालों की लगातार लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। काफ़ी साल लड़ने के बाद दोनों आखिर में 1919 में डाइवोर्स ले लेते हैं। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन जो है वो अपनी कज़न एल्सा से शादी कर लेते हैं। आइंस्टाइन इज अ न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। और आइंस्टाइन का जो ज़िंदगी का ये नया अध्याय था, चैप्टर पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हिस्सा, तो उनका जो ये नया अध्याय था, कंसाइडेड मीन्स मैच्ड, मिल जाना। तो आइंस्टाइन की व्यक्तिगत ज़िंदगी का ये नया अध्याय उनकी दुनिया में एक नई प्रसिद्धि के साथ मिल गया। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पब्लिश कर दी, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। और इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की एक नई अवधारणा, इंटरप्रिटेशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, एक नई अवधारणा दी थी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ, और जो उस साल 1919 में सूर्य ग्रहण लगा था उसने इस बात को साबित भी कर दिया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि जो ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है ये बिल्कुल सही है। Einstein had correctly Einstein had correctly calculated in advance. In advance means before. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सूर्य ग्रहण लगने के से पहले ही ये कैलकुलेट कर लिया था the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. क्या कैलकुलेट कर लिया था, टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जो फिक्स तारे हैं उनका जो प्रकाश है वुड बी डिफ्लेक्टेड, कि वो कैसे अपने रास्ते से भटक जाएगा थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जब सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और अखबारों ने उनके इस काम को एक वैज्ञानिक क्रांति का नाम दे दिया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया से उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान और आमंत्रण मिले इसके बाद। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और जो लाउडेड बाय द मतलब प्रेज्ड, हाईली प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, तो अखबारों में या प्रेस ने या मीडिया ने भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, अब जब 1933 में जर्मनी में नाजियों का राज हो गया यानी हिटलर सत्ता में आया, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस वक्त जो आइंस्टाइन था, क्योंकि वो एक यहूदी था और हिटलर हमेशा से ही यहूदियों का विरोधी रहा था, तो इस वजह से आइंस्टाइन क्योंकि साइंटिस्ट भी था और उसके पीछे कुछ और रीजंस भी थे, तो वो अमेरिका चला गया 1933 में। 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन in Berlin had American physics in an uproar.
अप्रॉर मीन्स हंगामा हो जाना, तमाशा हो जाना आप कह सकते हैं। तो 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, बर्लिन में उन्होंने जो न्यूक्लियर परमाणु बमों की खोज की थी उसके 5 साल बाद हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर, जो अमरीकी भौतिक शास्त्री थे उनके बीच में एक हंगामा हो गया, वो परेशान हो गए कि बर्लिन यानी जर्मनी में तो न्यूक्लियर पावर आ गई। मैनी ऑफ देम हैड फ्लड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड जैसे आइंस्टाइन भागा था जर्मनी छोड़कर, वैसे ही बहुत से लोग वहाँ से चले गए। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज, क्योंकि वो नाजियों से डरने लगे थे, कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, क्योंकि उनको डर था कि कहीं नाजी वो बम ना बना ले और यूज़ ना कर लें। एक्चुअली आइंस्टाइन ने ही ये फॉर्मूला दिया परमाणु शक्ति का, तो उसके बाद उनको डर था कि कहीं आइंस्टाइन जो ये हिटलर है वो उससे ज़बरदस्ती या जैसे भी इसका बम बनाने का जो फॉर्मूला है वो उनसे लेके बम बना ना ले और कहीं दुनिया में तबाही ना शुरू हो जाए। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. अब एक कुलीग यानी आइंस्टाइन के साथ जो एक काम करने वाला कर्मचारी था, तो उसकी सलाह पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति को, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939 को। 2 अगस्त 1939 को उन्होंने एक लेटर लिखा और 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू भी हुआ, इन विच ही वॉन्ड, और उसी में उन्होंने उस लेटर में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या वार्निंग दी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का एक परमाणु बम किसी भी बंदरगाह पर विस्फोट कर दिया जाए, उसका माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट ऑफ टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो ना केवल वो उस बंदरगाह को बल्कि उसके आसपास के पूरे इलाके को तबाह कर देगा। His words did not fail to have an effect. ऐसा नहीं हुआ कि उन लिखे हुए शब्दों का फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट। उधर से अमेरिकी लोगों ने क्या किया, या अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, चुपके चुपके चोरी चोरी उन्होंने भी एटॉमिक बम बना लिया ऑफ देयर ओन अपना, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने अगस्त 1945 में इन बमों का प्रयोग किया। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इस बमों की वजह से जो तबाही हुई, उस तबाही की वजह से आइंस्टाइन पूरी तरह से हिल गए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और इस बार मिसिव होता है लेटर, एक ऑफिशियल लेटर। ओके, दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनाइटेड नेशंस को एक सार्वजनिक पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसमें उन्होंने ये सुझाव दिया, प्रपोज मीन सुजेस्ट करना, ये सुझाव दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि एक दुनिया की सरकार बननी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन जैसे उन्होंने रूजवेल्ट को पत्र लिखा था वैसा उनके ऊपर प्रभाव हुआ, लेकिन इस लेटर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 सालों में आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन धीरे धीरे और ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स build up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आने वाले समय में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो और ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे, और साथ में क्या करने लगे, एजिटेटिंग का मतलब होता है कंपेनिंग, मशहूरी करना किसी चीज़ की। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और हथियारों के बनाने को ख़त्म कर दिया जाए, यानी किसी भी देश में हथियार ही ना बनाए जाएं, इस पर उन्होंने कंपेनिंग शुरू कर दी। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की खुद की प्रसिद्धि थी, मशहूरी थी, उसका प्रयोग उन्होंने दुनिया में शांति और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए किया। When Einstein died
in 1955 at the age of 76, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 1955 में अपनी 76 साल की उम्र में मरे, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो उनके विजनरी का मतलब होता है पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, जो भविष्य के बारे में सोचता हो, भविष्य दर्शा आप कह सकते हैं. ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी. तो उनकी मौत के उस दिन को या जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनको एक विजनरी के रूप में उस दिन सेलिब्रेट किया गया. ऐसा इंसान जो भविष्य देख सकता है, यानी भविष्य के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है. एंड वर्ल्ड सिटीजन, और उनको एक सार्वभौमिक नागरिक माना गया एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस. और उसी के साथ साथ उन्हें एक वैज्ञानिक विद्वान के साथ साथ एक सार्वभौमिक नागरिक भी माना गया उनकी मौत के दिन को. उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू.